आज हम 18वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हुए उसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। और चर्चा जरूरी भी है क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव ही माना जाता है, क्योंकि इससे पूरे देश की सरकार बनती है। तो इसमें एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे, और जो व्यक्ति थोड़ी सी भी राजनीति में दिलचस्पी लेता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो ये क्रम की बात करें तो ये 18वें नंबर के चुनाव। क्रम बहुत जरूरी है। 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 में हुए, इस 18 बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारे पूरे देश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो आपने देखा होगा, यहां नजर डालो कि पहले इस चुनाव से पहले 552 सीट हुआ करती थी और वर्तमान में 545 सीट हुआ करती थी। ये डिजिट आपको देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान में 550 हुई और वर्तमान में हाईएस्ट अधिकतम 550 हुई और वर्तमान में 543। 2 सीटों का यहां पर कमी होना। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे उनको निर्वाचित करता था, उनको नामांकित करता था। प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को चुनता था, लेकिन ये इस संशोधन के तहत ये 2 व्यक्ति का जो नामांकन था वो अब पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसलिए अधिकतम लोकसभा सीट संख्या आ जाए तो 550 और वर्तमान में आ जाए तो 543। 2024 में 543 सीटों पर चुनाव ना होके 542 सीटों पर चुनाव हुआ। इसका भी कारण आपको प्रत्येक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। एक गुजरात की सीट है सूरत, एक गुजरात की सीट है सूरत। यहां से जो चुनाव हुआ वो निर्विरोध हुआ और यहां के जो उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, इनको निर्विरोध चुन लिया गया, क्योंकि बाकी की जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। और ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहां से निर्विरोध कैंडिडेट चुन के आया है। आपको पता है लोकसभा में जो चुन के जाते हैं उनको हम एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब आप सभी जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा में जो व्यक्ति चुनता है हम उसको एमएलए कहते हैं। तो लोकसभा के चुनाव के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है। अगर आ जाए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी, तो 25 वर्ष। अच्छा, अधिकतम इसका कार्यकाल पूछा जाता है तो 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जब किसी भी पार्टी का लोकसभा में से बहुमत कम हो जाता है तो वो सरकार गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स नहीं है कार्यकाल। जब तक किसी पार्टी का लोकसभा में बहुमत है तब तक वो सरकार रहेगी। अगर जैसे ही बहुमत गिर जाएगा उसको सरकार को हटना पड़ेगा और चुनाव बीच में होंगे। तो इसलिए कार्यकाल इसका फिक्स नहीं। लोकसभा से पूरे देश की सरकार चलती है, लोकसभा से देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत ही अहम चुनाव है। चुनाव कब हुए? 19 अप्रैल से 1 जून, 44 दिन लगे इस पूरे चुनाव को होने में। और सन 1952 से लेकर 2024 तक, क्योंकि आपको पता है कि भारत के पहले आम चुनाव 1952 में होते हैं, तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा समय चुनाव का जो समय है 44 दिन, वो पहली बार
नहीं, हमेशा इससे कम टाइम में ही ये चुनाव हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये जो चरण है, हाँ चरण भी आपको ध्यान रखने, ये जो 19 अप्रैल और से 1 जून के लिए जो चुनाव हुए वो 7 चरणों में हुए, 7 चरणों में हुए। इसका परिणाम आया 9 जून 2024 को। ये डेट वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल से 1 जून। चुनाव की बात करें, परिणाम में क्या हुआ, अब यहां प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे भारत में 2 गठबंधन है, एक को बोलते हैं हम एनडीए और दूसरे को बोलते हैं इंडिया गठबंधन। एनडीए का मतलब क्या है, एन का मतलब नेशनल, डी माने डेमोक्रेटिक और ए माने अलायंस। इस गठबंधन की शुरुआत 1998 में होता है, 98। गठबंधन का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती हैं और इस गठबंधन से जब किसी को बहुमत नहीं मिल पाता है, आपको पता है कि 543 सीट में से एक जादुई आंकड़ा होता है, जादुई आंकड़ा, और जादुई आंकड़ा का मतलब है 272। अगर भारत में कोई भी पार्टी 272 सीट ले आती है तो उसे किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपनी पार्टी, अपनी सरकार बना सकती है। एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली। इसमें बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है उसको, अकेली पार्टी को 240 सीट मिली। टीडीपी को 16 सीट मिली। टीडीपी का मतलब होता है तेलुगु देशम पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ये चंद्रबाबू नायडू जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनकी ये पार्टी है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश बाबू वाली पार्टी है, बिहार वाली, इसको 12 सीट मिली। ये शिवसेना वाली पार्टी है, शिंदे वाली, इसको 7 सीट मिली और अन्य को 17। इस तरीके से ये पूरे गठबंधन की जो सीट आई वो 292 सीट आई। इसी प्रकार इंडिया गठबंधन, जिसमें से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडिया गठबंधन की 234 सीट आई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसको 99 सीट मिली। टीएमसी, ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली सीट है, बहुत अच्छा, देश में 4था स्थान है इसका पार्टी लाने में, 29 सीट जीती पश्चिम बंगाल। सपा, पता ही है आपको, अखिलेश यादव वाली पार्टी, 37 सीट लाई। डीएमके, ये साउथ की पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेर कड़कम, ये स्टालिन वाली पार्टी है, और ये 22 सीट लाई और अन्य 46। इस प्रकार 234। अब देखो 272 सीट पर सरकार बनती है, ये पूरा गठबंधन मिला के 272 सीट नहीं ले पाए, इसलिए निश्चित रूप से इसकी सरकार नहीं बनेगी और एनडीए ने सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो इस गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री बने हैं। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। कुल मतदान हुआ 65.79। अगर इसमें आप पुरुष मतदान पूछें तो ये जो डिजिट है 65.79, इससे एक ऊपर करेंगे 65.80, ये पुरुष मतदान है। इससे एक डिजिट नीचे करेंगे 65.78, ये महिला मतदान है। कुल महिला मतदान आ जाए 78, पुरुष मतदान आ जाए 80, और ये कुल मतदान। फैक्ट में बात करेंगे, सर्वाधिक मतदान कहां हुआ, सर्वाधिक मतदान हुआ सब लक्षद्वीप में। इसने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे 100% करना है, बहुत अच्छा प्रयास करना है, और इसका लक्ष्य हमेशा सफल भी हुआ, 84%। न्यूनतम जो मतदान हुआ वो बिहार से हुआ। बिहार तो मैं जानते हो थोड़ा सा शिक्षा के मामले में, गरीबी के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो ये वोटों के मामले भी पिछड़ गया, और इसका जो मतदान प्रतिशत है वो मात्र 56% था। ये दोनों ही डिजिट महत्वपूर्ण है, ये तीनों। अब बात करते हैं साहब महिला एमपी। महिला एमपी का मतलब आपको पता ही है, लोकसभा में 33% महिला आरक्षण है, 33% सीटों पर महिला बैठ सकती हैं, लेकिन लगभग 13.5% महिला जीत के आई हैं। आपको पता है इससे पहले चुनाव में 17वीं लोकसभा में 78 महिला जीत के आई थी, 78, और जबकि अब
मात्र 74। 13.64% महिलाएं लोकसभा में आई हैं और ये 74 महिला, ये आपको भी याद रखना बहुत जरूरी है। बड़ी जीत की बात करें साहब, तो सबसे बड़ी जो जीत है वो शंकर लालवानी, ये बीजेपी से चुनाव लड़ा इन्होंने और ये करीब 12.25 लाख, ये डिजिट महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, 12.27 लाख वोटों से जीते। बहुत बड़ी जीत है। कारण इसमें जीत का ये हुआ कि यहाँ के कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अक्षय कीर्ति बम, इन्होंने अपना इस्तीफा, इन्होंने अपना जो पर्चा है वो वापस ले लिया। तो यहाँ पर एक शायद बसपा का कैंडिडेट था संजय, उसको मात्र 51,000 वोट मिले, इसलिए इनका जीत का आंकड़ा बहुत है 12.27। सबसे छोटी जीत लोकसभा में, सबसे छोटी जीत रविंदर बाइकर, और ये शिवसेना से लड़ते हैं और ये 48 वोटों से जीते हैं मात्र, और इन्होंने जो हराया था वो अमोल कीर्तिकर को हराया। फैक्ट की बात चल रही है। सबसे युवा एमपी, युवा का मतलब सबसे नया एमपी, और पुष्पेंद्र सरोज जो कौशाम्बी सीट से चुनाव लड़ा और इनकी उम्र है 25 साल 3 महीने और 3 दिन। रिकॉर्ड की बात करेंगे नोटा पे, जो ये इंदौर, ये जो शंकर लालवानी हैं, ये इंदौर से चुनाव लड़े थे और इंदौर में रिकॉर्ड मतदान हुआ है नोटा का, जिसमें 2.18 लाख वोट नोटा पे डाले गए हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड मतदान हुआ है। ये सारी चीजें करने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ हॉट सीट जो कि आपको अखबारों में, टेलीविजन पर ज्यादातर सुनाई दी होंगी। जैसे आपको प्रत्येक स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए कि मोदी कहां से चुनाव लड़ते हैं। ये वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और ये लगभग अब की बार इनका जो सामने कैंडिडेट था वो अजय राय था, जिसको इन्होंने करीब करीब 1.52, करीब 1.5 लाख वोटों से हराया। जैसे राहुल गांधी हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं। ये 2 जगह से लड़ते हैं, एक तो रायबरेली उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं और एक वायनाड केरल से लड़ते हैं, और इन दोनों ही सीटों पर इन्होंने जीत प्राप्त की है लगभग 3 लाख वोटों से, दोनों ही सीटों पर जीते हैं। अमित शाह की भी पता होनी चाहिए ये कहां से, ये गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने 7.44 लाख वोटों से जीत हासिल की है। इनके सामने कैंडिडेट सोनम पटेल कांग्रेस की प्रत्याशी, स्मृति ईरानी भी चर्चाओं में रही क्योंकि पिछली सरकार में ये कपड़ा इस्पात मंत्री भी रही हैं। अब की बार इनको मुंह की खानी पड़ी और इनकी हार हुई और ये अमेठी से चुनाव लड़ती है। और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं। डिंपल जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, ये मैनपुरी से चुनाव लड़ा था इन्होंने और जीती भी हैं। अरुण गोविल, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो रामायण आप देखते हैं टीवी पर, उस रामायण में जो श्री राम का किरदार निभाया है अरुण गोविल ने, ये अब की बार जीत के आए। यूपी से चुनाव लड़ा है इन्होंने और ये मेरठ से चुनाव जीत के आए, ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा। चंद्रशेखर, जिसको आप चंद्रशेखर रावण के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा और इनके लिए सुर्खियों में आने का मतलब यह है क्योंकि इन्होंने तीनों कैंडिडेटों को हराया, कांग्रेस का, बीजेपी का और बसपा का, तीनों कैंडिडेटों को इसने हराया चंद्रशेखर रावण। और ये जो लड़ते हैं, इन्होंने जो यूपी से चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो ये कुछ हॉट सीट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ आंकड़े इधर भी हैं, जैसे इस जो 24 में चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, याद रखने की जरूरत है। और प्रोटेम स्पीकर, आपको मैंने विधानसभा की जब वीडियो डाली उसमें साफ बताया था कि एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि जो नए एमपी आते हैं लोकसभा में,
उनको ये शपथ दिलाता है सभी सदस्यों को, और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। ये इसका काम 2 दिन का रहता है। इस काम को करने के बाद ये वापस अपनी जगह पर चला जाता है। और जो अध्यक्ष, ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है, वो सबसे वरिष्ठ होता है। तो भर्तृहरि मेहताब अब की बार प्रोटेम स्पीकर बने। ये 7वीं बार सांसद बने हैं और ये कटक उड़ीसा से चुनाव जीते। हालांकि इसमें एक व्यक्ति और बैठे थे, अब की बार जीत के आए। उनका नाम है कोड़ीकुन्नूर सुरेश, जो 8वीं बार जीत के आए। उनको पता नहीं क्यों इस प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, उस पर काफी हंगामा हुआ था। लेकिन आप इसको ध्यान रखें, भर्तृहरि मेहताब। स्पीकर आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बन चुके हैं। ये राजस्थान कोटा से हैं और अब की बार राजस्थान की बाहर है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष भी राजस्थान से है और राज्यसभा का अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू से आते हैं, वो भी राजस्थान से है। ये तो बात है लोकसभा चुनाव की मोटी मोटी, और मेरे हिसाब से प्रत्येक स्टूडेंट को ये चीज पता भी होनी चाहिए और ज्यादातर होंगी। थोड़ा सा हम राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट के। राजस्थान में भी चुनाव हुए। राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25, जिसमें से एससी की जो सीट है वो 4, एससी माने अनुसूचित जाति 4, एसटी माने अनुसूचित जनजाति यानी कि 3। चुनाव राजस्थान में 2 चरणों में हुए। एक चरण तो 19 अप्रैल को और दूसरा चरण जो हुआ वो 26 अप्रैल को। मतदान का प्रतिशत रहा 61.5 और इसमें बीजेपी को 14 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, आरएलपी को 1 सीट मिली। आरएलपी वही हनुमान बेनीवाल वाली, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रौत वाली उसको 1। इस तरीके से राजस्थान में सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी बीजेपी ने 14 सीट ली है लोकसभा की राजस्थान से। 3 महिला सांसद आई हैं राजस्थान में, एक मंजू शर्मा जो जयपुर से, और सबसे बड़ी जीत भी मंजू शर्मा की हुई है, और एक महिमा जो राजसमंद से चुनाव जीता है इन्होंने, और एक संजना जाटव। और संजना जाटव से एक क्वेश्चन बनता है जो भरतपुर से जीत के आई है कि राजस्थान की सबसे युवा सांसद, ये 26 साल, लगभग 26 साल की है और ये सबसे युवा सांसद है राजस्थान में। नोटा पे भी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नोटा पे जो वोट डले वो उदयपुर से, और सबसे कम वो हमारे भरतपुर से। और भरतपुर के लोग समझदार हैं, वो नोटा पे वोट नहीं डाले। थैंक यू, धन्यवाद।